नमस्कार। आज की वीडियो में मैं प्रयाग महिला विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में नेहरू जी द्वारा दिए गए भाषण के संदेश को आप तक पहुंचाना चाहती हूं। नेहरू जी का ये भाषण 20 जनवरी 1934 को प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ा गया था। ये एक ऐसा समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और पश्चिम में महिला समानाधिकार की पहली लहर उतार पर थी। इस भाषण में नेहरू जी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के पक्ष में बात कर रहे हैं। भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम महिलाओं को स्कूली शिक्षा के अवसर प्राप्त होते थे। नेहरू जी महिलाओं में शिक्षा की कमी और पिछड़ेपन के कारण बताते हैं। वे छात्राओं को जीवन में ऊंचाइयों को छूने की क्षमता याद दिलाते हैं और उन्हें समाज सुधार व देश की प्रगति में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारत में और कई दूसरे देशों में ज़्यादातर महिलाओं को आज भी पुरुषों के मुकाबले कम आज़ादी है और इसलिए वे अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करने में अक्षम रही हैं। एक पुरुष प्रधान समाज में उन्हें ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। इसलिए महिला समानाधिकार का ये संदेश एक बड़े तबके के लिए आज भी उतना ही सामयिक है जितना 1934 में था। 1934 में महिलाओं को नेहरू जी ये संदेश देते हैं, हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है अगर हमारा आधा देश यानी हमारी महिलाएं पीछे छूट जाएं और ज्ञान और शिक्षा से वंचित रह जाएं। हमारे बच्चे कैसे आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनेंगे अगर उनकी माताएं खुद आत्मनिर्भर और जागरूक नहीं होंगी। हमारे इतिहास में अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं और कईयों ने तो सच्चाई और बहादुरी के साथ मौत का सामना भी किया है। हम उन उदाहरणों को दिलों में संजो कर तो रखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, मगर ये भी सच है कि भारत में और अन्य देशों में महिलाओं को अनेक प्रकार के दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, हमारे कानून ये सब मर्दों के बनाए हुए हैं और उन्होंने इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखा है कि खुद के लिए ऊंचा स्थान बना रहे और औरतें चल संपत्ति और खेल के सामान की तरह उनके फ़ायदे और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ बनी रहे। इस तरह के निरंतर दबाव के कारण औरतें तरक्की नहीं कर पाई हैं और न ही अपनी क्षमताओं को पूर्णतः विकसित कर पाई हैं और फिर मर्द उनके पिछड़ेपन के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं। धीरे धीरे पश्चिम के कुछ देशों में किसी हद तक महिलाओं ने अपने लिए आज़ादी हासिल कर ली है, मगर हिंदुस्तान में हम अब भी पिछड़े हुए हैं। हालांकि तरक्की की चाह का यहाँ भी आगमन हो गया है। हमें बहुत सी सामाजिक बुराइयों से लड़ना है। विरासत में मिले बहुत से ऐसे रीति रिवाजों को तोड़ना है जो हमें भारी जंजीरों से जकड़कर आगे नहीं बढ़ने देते हैं। फूल पौधों की तरह इंसान भी आज़ादी की धूप और ताज़ी हवा में ही फल फूल सकता है। विदेशी हुकूमत के दम घोंटने वाले माहौल में और घने अंधेरे में वे विकसित नहीं हो पाते हैं और मुरझा जाते हैं। इसलिए हम सबके सामने पहली समस्या यह है कि भारत को कैसे आज़ाद कराएं और यहाँ के लोगों को जो अनेक प्रकार के बोझ तले दबे हैं उन्हें कैसे राहत दिलाएं। मगर हमारी महिलाओं को एक काम और भी करना है और वो ये है कि पुरुष निर्मित रीति रिवाजों और कानूनों के उत्पीड़न से अपने आप को आज़ाद कराना है। ये दूसरा संघर्ष उन्हें खुद अकेले चलाना होगा क्योंकि इसमें मर्द उनकी मदद नहीं करेंगे। इस कन्वोकेशन में मौजूद बहुत सी लड़कियां और महिलाएं अपनी पढ़ाई पूरी कर डिग्री प्राप्त कर लेंगी और बाहरी दुनिया के बड़े दायरे में काम करने की तैयारी करेंगी। इस वृहद दुनिया में अपने साथ क्या आदर्श लेकर जाएंगी, कौन सी आकांक्षाएं उन्हें प्रेरित करेंगी और उनके कर्म निर्धारित करेंगी। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सी तो गृहस्थी के रोज़मर्रा कामकाज में व्यस्त हो जाएंगी और उच्च आदर्शों या अन्य सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में शायद ही सोचेंगी। बहुत सी सिर्फ जीवन यापन के लिए पैसे कमाने की सोचेंगी। बेशक ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर महिला विद्यापीठ ने अपनी छात्राओं को सिर्फ इतना ही सिखाया है तो मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि वो अपने उपक्रम में असफल रहा है। क्योंकि यदि कोई विश्वविद्यालय अपने साथ न्याय करना चाहता है तो उसे सच्चाई, आज़ादी और इंसाफ के हक़ में शूरवीरों को तैयार कर दुनिया में भेजना चाहिए जो दमन और बुराई के खिलाफ बेखौफ लड़ सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप में से कुछ ऐसी हैं जो नीचे की सीलन भरी गैर सेहतमंद घाटियों में रहने के बजाय जोखिम और ख़तरों का सामना करते हुए पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करेंगी। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बढ़ावा ही नहीं देते। वे तो तलहटी और घाटी की सुरक्षा को बेहतर मानते हैं। वे नई पहल और आज़ाद ख्याली को बढ़ावा नहीं देते।
हमारी विदेशी शासकों की सच्ची संतान की तरह सत्ताधारियों के कायदे कानून और ऊपर से लागू अनुशासन का पालन करवाना चाहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इनके उत्पाद निराशाजनक और प्रभावहीन और कमतर हैं और हमारी बदलती हुई दुनिया में संयोजन नहीं कर पाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत से आलोचक हैं और ज़्यादातर उनकी आलोचना सही ही होती है। भारत के विश्वविद्यालयों की शायद ही कोई तारीफ़ करता होगा, लेकिन आलोचक भी उन्हें उच्च वर्गीय शिक्षा के केंद्र मानते हैं। विश्वविद्यालयों का आम लोगों से कोई सरोकार नहीं होता। शिक्षा को सही और राष्ट्रीय होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी जड़ें मिट्टी में हों और जन जन तक पहुंचती हो। विदेशी हुकूमत और प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के रहते ये मौजूदा समय में तो संभव नहीं है। इसलिए आप में से कुछ जो विद्यापीठ से बाहर जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगी, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा और बदलाव के लिए काम करना होगा। कई लोग ऐसा मानते हैं और मुझे लगता है कि विद्यापीठ भी इस बात पर जोर देता है कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अलग तरह की होनी चाहिए। उन्हें घर के काम काज के लिए और व्यापक रूप से प्रचलित शादी के रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए। मुझे खेद है, मैं महिलाओं की शिक्षा से संबंधित ऐसे संकीर्ण एक तरफा विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि महिलाओं को हर मानवीय उपक्रम में श्रेष्ठतम शिक्षा और हर क्षेत्र व व्यवसाय में प्रभावी भूमिका निभाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यदि महिलाओं को किसी भी तरह की आज़ादी चाहिए तो खास तौर से उन्हें शादी को रोजगार और जीवन यापन का एकमात्र आसरा मानने की प्रथा को छोड़ना होगा। आज़ादी राजनीतिक परिस्थितियों की अपेक्षा आर्थिक स्थितियों पर ज़्यादा निर्भर होती है। अगर एक महिला आर्थिक रूप से आज़ाद और कमाने वाली नहीं है तो उसे अपने पति या किसी और पर आश्रित होना पड़ेगा, और पराश्रित व्यक्ति कभी आज़ाद नहीं हो सकता। पुरुष और स्त्री का संबंध संपूर्ण स्वातंत्र्य और साहचर्य का होना चाहिए, एक को दूसरे पर आश्रित हुए बिना। विद्यापीठ की ग्रेजुएट्स और यहाँ उपस्थित महिलाओं से मेरा प्रश्न है, आप बाहर जाकर क्या करेंगी? क्या आप जीवन के बहाव में जो भी मिलेगा उसे स्वीकार कर लेंगी, चाहे वो कितना भी खराब हो? क्या आप समाज में अच्छे मनवांछित बदलाव के लिए सिर्फ पूजा पाठ और सहानुभूति की प्रभावहीन अभिव्यक्तियों के सिवा कुछ नहीं करेंगी? या आप अपनी शिक्षा के साथ न्याय करेंगी और आपको जो बुराइयां घेरे हुए हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर अपनी योग्यता साबित करेंगी? पर्दा, जो कि बर्बर युग का एक अमानवीय अवशेष है जो हमारी कई बहनों के शरीर और दिमाग को कैद कर लेता है, क्या आप उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जला न देंगी? छुआछूत और जात पात जो मानवता का अपमान करते हैं और एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण में मदद करते हैं, क्या आप उससे लड़कर ख़त्म करके देश में समानता लाने में मदद नहीं करेंगी? हमारे विवाह संबंधित कानून और कई पुराने रीति रिवाज जो हम पर बंधन लगाते हैं और विशेष रूप से हमारी महिलाओं को उत्पीड़ित करते हैं, क्या आप उनका मुकाबला करके आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बनाएंगी? क्या आप दृढ़ शक्ति और संकल्प के साथ महिलाओं की शारीरिक स्वस्थता के लिए उन्हें खुली हवा में खेल कूद, एथलेटिक्स और स्वस्थ जीवन शैली मुहैया कराने के लिए संघर्ष करेंगी, ताकि भारतवर्ष में मजबूत, स्वस्थ, सुंदर महिलाओं का और हंसते खेलते बच्चों का निवास हो? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप राष्ट्रीय और सामाजिक स्वतंत्रता के संघर्ष में जो आज हमारे देश को झकझोर रहा है उसमें वीरतापूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगी? मैंने इतने सारे सवाल आपके सामने रखे हैं, लेकिन इनका जवाब उन हजारों बहादुर लड़कियों और महिलाओं ने दिया है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों के दौरान हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई है। कौन हमारी बहनों को देखकर रोमांच से नहीं भर उठा जब सार्वजनिक गतिविधियों में अनअभ्यस्त महिलाएं अपने घरों का आश्रय छोड़ भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। उन्होंने खुद को पुरुष कहने वाले कई लोगों को शर्मिंदा कर दिया और दुनिया के सामने ये घोषणा कर दी कि भारत की महिलाएं अपनी लंबी निद्रा से जाग गई हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत की महिलाओं ने जवाब दे दिया है और इसलिए मैं आपको महिला विद्यापीठ की लड़कियों और युवा महिलाओं को बधाई देता हूँ और मैं आपसे स्वतंत्रता की उस मशाल को तब तक प्रज्वलित रखने का आग्रह करता हूँ जब तक कि वह हमारी इस प्राचीन और अत्यंत प्रिय भूमि के कण कण को अपनी रोशनी से न भर दे। और इसी के साथ नेहरू जी अपने भाषण का समापन करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
नेहरू जी के ऐसे ही प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक संदेश लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस को लाइक करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।